हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, हमारी जियोग्राफी एनसीईआरटी के कल 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे और आज है चैप्टर नंबर 6, मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो क्लास को पूरा देखिएगा क्योंकि आपकी आगामी सीटेट परीक्षा के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत होती है अमेजन बेसिन में जीवन से। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र पर ध्यान दें क्योंकि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित होता है, यानी कि ये हमारी पृथ्वी है और ये 0 डिग्री रेखा, ये 23.5 डिग्री साउथ और ये 23.5 डिग्री साउथ और ये नॉर्थ। तो जो ये वाला भाग होता है वो उष्ण कटिबंधीय भाग कहलाता है और इससे ऊपर वाला भाग उपोष्ण कटिबंधीय। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है और ध्यान दें कि ये पश्चिम में से पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी अन्य किसी जलराशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं और अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां आकर मिलती हैं जो अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। अमेजन नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। क्या आप इस बेसिन में उन देशों का नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है। तो ये वाली रेखा 0 डिग्री रेखा है जिसको हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं और अमेजन नदी इसी रेखा से होकर गुजरती है और इस रेखा वाला भाग अमेजन बेसिन भाग कहलाता है। सहायक नदियां ये छोटी नदियां होती हैं जो मुख्य नदी में आकर मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। जलवायु, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है और पूरे वर्ष यहाँ पर गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता गति अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। वर्षा वन, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि सघन हो जाते हैं और वह इतने सघन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है और जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है और यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। वर्षा वन में प्राणीजात की प्रचुरता होती है और टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं।
प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं, मगर सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ही ऐसी ही प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या मत्स्य समेत मछलियां भी विभिन्न प्रजातियों की अमेजन नदी में पाई जाती हैं और इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन साधारण रूप से समृद्ध है। क्या आप जानते हैं कि ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेटों का उपयोग अंडा देने के लिए किया करते हैं। वर्षा के वर्षा वन के निवासी यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं और यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछलियां पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं और वे मुख्यतः टेपियोका, अनन्नास एवं शकरकंद उगाते हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है और ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का उपयोग करती हैं। इनका मुख्य आहार मेनियोक होता है, जिसे कसावा भी कहते हैं और ये आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं और कॉफी, मक्का, कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं और कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था और 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया और अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाजों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा और जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि कर्तन एवं दहन पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि को साफ करते हैं और फिर इनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं और इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी के पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसीलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है और इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है और इस बीच पुराने खेतों में छोटे वृक्ष उग आते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है और तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैव विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रति वर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक अभाव प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित होता है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढिए। ब्रह्मपुत्र एवं गंगा के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा
ये आप मैप में देख सकते हैं। गंगा जो यहाँ से बहती हुई बांग्लादेश में होती हुई बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। गंगा उत्तराखंड से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, और भारत के 5 राज्यों में बहकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ब्रह्मपुत्र तिब्बत के निकलकर अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है और असम में होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और उसके बाद गंगा में मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस बेसिन की मुख्य विशेषता ये है कि मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झीलें पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है और मानसून के में मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा, गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड पड़ती है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं और जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है और अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोग मुख्य व्यवसाय कृषि करते हैं। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है और ये उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ भागों में केले के बागान भी देखे जाते हैं और पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विविधता पाई जाती है और गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागौन, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं और डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरणतः उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का जनघनत्व 1029 तथा बिहार का 1102 है। बेसिन में विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि। सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं और जो नदी के सांप, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है और मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार होता है। क्या आप जानते हैं कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के आलावण जल में एक विशेष प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है और रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। झील जीविका का साधन। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली गांव मौन गांव में रहता है। वहां आज एक प्रसन्न व्यक्ति है और मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों
रविंद्र किशोर राजीव तथा अन्य के साथ मौनी या चाप झील को साफ किया है और झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार बैलिनेरिया हाइड्रिला मछलियों का भोजन बनते हैं और झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह इस जमीन पर धान मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है और खेत की जुताई के लिए भैंसों का उपयोग करता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं और नदी में पकड़ने खाने व बेचने के लिए काफी मछलियाँ हैं जिन्हें पकड़कर वो शहर के पास भी बेचते भी हैं और ये समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता तब तक मत्स्य का कोई खतरा नहीं होता है। क्या आप जानते हैं कि सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत में प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इनमें इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। इन शहरों का तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही चला जाता है जिससे नदी प्रदूषित हो जाती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है और आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों में लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है और मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। क्या आप जानते हैं कि गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया था। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य जीव अभ्यारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई स्थल मौजूद हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज हमारी क्लास 7 की भी एनसीईआरटी कंप्लीट होती है। कल हम शुरुआत करेंगे कक्षा 8 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की। तो मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ।